बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैन इन ब्लैक 3। ये कहानी पूरी तरह से एक टाइम ट्रेवल की कहानी है। ये कहानी है दो एजेंट्स की जो धरती पर उन एलियन से लड़ते हैं जो दूसरी दुनिया से हमारी पृथ्वी पर आते हैं। और इन एजेंट्स के नाम है एजेंट के और एजेंट जे, जो आज से पहले बहुत सारे एलियंस के केसेस को सुलझा चुके हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 2012 से, जहां ये दिखाया जाता है कि एक एलियन जिसका नाम बोरिस है, उसे एजेंट के ने सन 1969 में पकड़ा था और अब वो इंसानों की कैद में है। उससे मिलने के लिए उसकी एक जान पहचान की लेडी आती है जिसके हाथ में केक होता है और उस केक के अंदर से एक कीड़ा निकलता है। वहां पर खड़े गार्ड को वो छोटा सा कीड़ा मार देता है और इसके बाद वो छोटा सा कीड़ा बोरिस के सभी बंधनों को खोल देता है और उसके हाथ के अंदर चला जाता है। दरअसल ये उसी के शरीर का एक हिस्सा होता है। ये बोरिस की ताकत है और इसके बाद बोरिस वहां पर सारे सिक्योरिटी वालों को मार देता है, यहाँ तक कि वो लड़की यानी कि वो एलियन जो उसके लिए यहाँ पर केक लेकर आई होती है, जिसने उसे छुड़ाया होता है, वो उसको भी नहीं बख्शता क्योंकि बोरिस एक जानवर है। और इसके बाद ये चांद से सीधा धरती पर आ जाता है और एक दुकान पर जाता है। दरअसल ये दुकान जिसकी होती है, उसके पिता चांद पर बोरिस के साथ जेल में थे और उसके पिता ने बोरिस को बताया था कि उसके बेटे के पास अनोखी चीजों का खजाना है। बोरिस बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं अतीत में जा सकता हूं। मैं अतीत में जाना चाहता हूं और वहां जाकर के को मारना चाहता हूं जिसने मेरा हाथ काटा था। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एजेंट जे और एजेंट के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दरअसल एजेंट के को एक लीड मिली होती है जिसमें उसे ये बताया गया था कि इस रेस्टोरेंट में दूसरी दुनिया के कीड़ों को बनाकर बेचा जाता है जो कि गैर कानूनी है। और आज यहाँ पर एक ऐसे कीड़े को लेकर आया गया है जो सभी एलियंस नहीं खाते, उन्हें बोरिस खाता है। और अब यहाँ पर एजेंट के और एजेंट जे बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। एजेंट जे को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और कुछ ही देर बाद वहां पर बोरिस आ जाता है और बोरिस और एजेंट के का सामना होता है। और इससे पहले कि बोरिस एजेंट के को मारता, वहां पर एजेंट जे आ जाता है और ये दरवाजे को अपनी ढाल बनाकर ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। और जब एजेंट के नीचे से बोरिस को देखता है, वो कहता है कि तुम तो कब के मर चुके हो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद एजेंट के पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें पता है कि क्या होने वाला है और वो एजेंट जे को बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो बोरिस को मैंने गिरफ्तार किया, मुझे उसे मार देना चाहिए था। और साथ ही साथ वो एजेंट जे को इससे दूर रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। एजेंट जे को उनका बर्ताव अजीब सा लगता है और इसीलिए वो अपने ऑफिस जाता है ताकि वो बोरिस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और वहां उसे पता चलता है कि एजेंट के ने बोरिस को 16 जुलाई सन 1969 को केप कैनावरल में पकड़ा था और साथ ही साथ उन्होंने आर्कनेट को भी एक्टिव किया, जिससे कि बोग्लोडाइट, वो प्रजाति जिस प्रजाति का बोरिस है, उस पूरी प्रजाति को लुप्त कर दिया जो पृथ्वी पर हमला करने वाली थी। लेकिन इससे आगे की जानकारी कंप्यूटर एजेंट जे को नहीं देता और वो अपनी एक कोलीग के पास जाता है और उससे पूछता है कि केप कैनावरल में क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि ऐसे सवाल जिंदगी में कभी मत पूछना जिसके जवाब तुम नहीं जानना चाहते। वो बताती कि वहां पर जो हुआ उससे एजेंट के की पूरी जिंदगी बदल गई और तुम एजेंट के को कभी नहीं समझ सकते। और वो उसे ऐसा इसलिए बोलती है कि एजेंट जे को ऐसा लगता है कि एजेंट के अंदर इमोशंस नहीं है। अब एजेंट जे वापस अपने घर जाता है और उसे के का कॉल भी आता है, लेकिन वो के से अच्छे से बात नहीं करता। और जब सुबह वो सोकर उठता है तो उसकी तबीयत कुछ खराब होती है। इसके बाद वो एजेंट के घर जाता है और वो देखता है कि वहां पर एजेंट के नहीं बल्कि कोई और फैमिली रहती है। एजेंट जे को कुछ समझ नहीं आता और वो ऑफिस आ जाता है। और ऑफिस आने के बाद जब वो के बारे में पूछता है तो वहां पर कोई के को जानता ही नहीं। और अब एजेंट जे का जो साथी है उसका नाम डबल ए है, जिसे एजेंट जे नहीं जानता। शुरू में एजेंट जे को लगता है कि सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सन 1969 में केप कैनावरल में बोरिस अपने गृह भाग गया था और वहां पर एजेंट के की डेड बॉडी मिली थी, यानी कि एजेंट के मर चुके थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद एजेंट जे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और ना ही उस पर कोई विश्वास कर रहा होता है कि एजेंट के और एजेंट जे पार्टनर्स थे।
और जब एजेंट जे एजेंट के और अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो वहां के पुराने एम्प्लॉयज को ही पता होती है, तो एजेंट ओ को उसकी बातों पे यकीन आना शुरू हो जाता है। और एजेंट ओ उसे बताती है कि अगर बोरिस ने समय में छलांग लगाना सीख लिया होगा तो वो इस पूरी दुनिया के इतिहास को बदल देगा। वो उसे बताती है कि समय यात्रा हो सकती है और ये एक एलियन को पता है जिसे हमने लूनर मैक्स जेल में बंद किया है, और ये वही जेल होती है जो चांद पर है जहां पर बोरिस था। और अब एजेंट जे समझ जाता है कि कहीं ना कहीं बोरिस ने समय यात्रा करना सीख लिया है और उसने अतीत में जाकर एजेंट के को मार दिया, इसीलिए भविष्य में सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पर ये सब बातें चल रही होती है, तभी यहाँ पर खतरे का सायरन बजता है और ये बताया जाता है कि पृथ्वी की तरफ बहुत सारे लड़ाकू विमान आ रहे हैं और ये बोग्लाडाइट्स हैं और बोरिस भी बोग्लाडाइट एलियन है। और ये सारे एलियंस अब धरती पर इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि एजेंट के ने जो पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच लगाया था जिसे आर्क नेट कहते हैं, वो अब नहीं है क्योंकि के ने ऐसा बोरिस को गिरफ्तार करने के बाद किया था। अब जब बोरिस गिरफ्तार नहीं हुआ, के जिंदा नहीं है, तो वो सुरक्षा कवच भी नहीं है, इसीलिए अब पूरी पृथ्वी खतरे में है और ये बोग्लाडाइट्स कुछ ही पलों में पूरी धरती को खत्म कर देंगे। और अब एजेंट जे को उस आदमी को ढूंढना है जिसके पास वो यंत्र है जिससे समय यात्रा की जा सकती है, और इस आदमी का नाम जेफरी होता है। ये ओबाडिया का बेटा होता है। ओबाडिया वो होता है जो चांद पर बोरिस के साथ कैद था, जिसकी वजह से बोरिस को इस समय यात्रा के बारे में पता चला था। एजेंट जे उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जेफरी है। वो जेफरी से पूछता है कि तुमने बोरिस को कौन से समय में भेजा था। वो बताता है कि मैंने उसे 16 जुलाई 1969 में भेजा है। एजेंट जे बोलता है कि तुम मुझे 15 जुलाई सन 1969 में भेजो ताकि मैं एक दिन पहले पहुंचकर जवान बोरिस को मार दूं और जिससे के की जान बच जाए और ये जो भी बदलाव यहाँ पर हुआ है वो सब ना हो। और अगर एजेंट जे ऐसा करता है, वो जवान बोरिस को मारता है, तो बूढ़ा बोरिस भी अपने आप ही मर जाएगा, जो यहाँ पर इस टाइम पर अपने लोगों के साथ पृथ्वी को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। अब जेफरी एजेंट जे को एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाता है। ये बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है। समय में छलांग लगाने के लिए ऊपर से कूदना होता है। एजेंट जे छलांग लगाने से पहले जेफरी से पूछता है कि मेरे अलावा के बारे में किसी को याद क्यों नहीं है। जेफरी बोलता है वाह, इसका मतलब तुम उस हादसे के दौरान उस जगह पर थे। जे को कुछ समझ नहीं आता। जेफरी बोलता है कि अगर तुम बच गए तो वापस आकर मुझे पूरी कहानी सुनाना। और इसके बाद जे उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और वो सन 1969 में पहुंच जाता है। और आज दिन होता है 15 जुलाई। एजेंट जे इस वक्त में पहुंचने के बाद उस जगह की तरफ निकल जाता है जहां पर बोरिस आएगा, और उसे ये बात इसलिए पता है क्योंकि उसने सन 2012 में जो बोरिस के रिकॉर्ड्स लिखे थे उसमें ये लिखा होता है कि 15 जुलाई को बोरिस एक रोमन बंजारा नाम के एलियन का कत्ल करता है, यानी कि वहां पर बोरिस आएगा। लेकिन जब तक एजेंट जे वहां पर पहुंचता है, बोरिस उस एलियन को मार चुका होता है और वो भाग रहा होता है। एजेंट जे उसकी तरफ अपनी गन तान देता है, लेकिन तभी उसके सिर पर कोई गन लगाता है और ये होता है एजेंट की, जो कि अभी जवान है। एजेंट जे उसे पहचान लेता है, उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि एजेंट जे उसे कुछ बता पाता, एजेंट के उसे बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने ऑफिस में होता है जहां पर उसे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये पास्ट है और इस वक्त में एजेंट जे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। एजेंट जे से काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। और एजेंट के ये डिसाइड करता है कि वो एजेंट जे की याददाश्त को मिटा देगा, और अगर इसकी याददाश्त मिट गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि ये बोरिस को नहीं मार पाएगा। लेकिन याददाश्त मिटने में जब कुछ सेकंड्स होते हैं तो एजेंट जे बोलता है कि कल जब तुम्हें बोरिस मिलेगा तो उसे गिरफ्तार मत करना, उसे मार देना, नहीं तो भविष्य में ये दो हो जाएंगे, एक का एक हाथ होगा और एक के दोनों हाथ होंगे। क्योंकि आने वाले कल में यानी कि 16 जुलाई 1969 को एजेंट बोरिस का हाथ काट देता है, लेकिन अब इसी दिन जो बोरिस भविष्य से यहाँ पर आएगा उसके दोनों हाथ होंगे और कल एजेंट के को दो बोरिस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि एजेंट जे की याददाश्त मिटती, वो मशीन को रोक देता है और एजेंट जे उसे बताता है कि मैं भविष्य से यहाँ पर इस वक्त में आया हूँ
और कल तुम जिस बोरिस को पकड़ोगे वो सन 2012 में अपनी कैद से भाग जाएगा और समय यात्रा करके वापस आएगा और वो सब कुछ बदल देगा। और वो एजेंट के को ये भी बताता है कि भविष्य में हम पार्टनर होंगे, आज से ठीक 25 साल बाद तुम मुझे नौकरी दोगे। और ये सारी कहानी सुनने के बाद एजेंट के को उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा हो जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, बोलता है हमें कहाँ जाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे क्या पता। एजेंट के एजेंट जे से बोलता है कि तुम भविष्य से आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए। एजेंट जे बोलता है कि तुम कभी मुझे कुछ बताते नहीं थे, तुम हमेशा चुप रहते थे, लेकिन मैंने जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाली थी उसमें किसी फैक्ट्री का जिक्र हुआ था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। एजेंट के उसे एक मैच बॉक्स दिखाता है। वो कहता है कि रोमन बंजारे की डेड बॉडी के पास मिला और वो सिगरेट नहीं पीता था। रोमन बंजारा वो होता है जिसे बोरिस ने अभी कुछ देर पहले मारा होता है और वो उस सुराग के जरिए उस जगह पर पहुंचते हैं। पर वहां पर जो एलियन होता है वो पहले से मर चुका होता है, उसे बोरिस ने मार दिया होता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि जिस फैक्ट्री का जिक्र कंप्यूटर में था, जिस फैक्ट्री के बारे में एजेंट जे ने एजेंट के को बताया, वो फैक्ट्री नहीं है बल्कि एक जगह है जिसका नाम फैक्ट्री है। और ये दोनों अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक एलियन होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है और इसकी खास बात ये होती है कि ये भविष्य देख सकता है और बोरिस इसे मारना चाहता है। अब क्योंकि ये एलियन भविष्य देख सकता है इसीलिए ये बात उसे पता होती है। वो इन्हें बताता है कि बोग्लोडाइट्स ने हमारे ग्रह को तबाह कर दिया। बोग्लोडाइट्स वही है जहां से बोरिस है। वो कहता है कि अगर हम उन्हें पृथ्वी पर आने से रोक सकें तो वो अगले ग्रह पर पहुंचने से पहले भूख से मर जाएंगे। बोग्लोडाइट्स का काम यही होता है कि वो एक के बाद एक सभी ग्रहों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एजेंट के ग्रिफिन से कहते हैं कि उन्हें रोका कैसे जाए, मुझे ये बताओ। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, अगर अगली बार तुम मुझे ढूंढ पाए तो वो तोहफा मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने उसे बोरिस से छुपा कर रखा है। और तभी वहां पर बोरिस आ जाता है। ग्रिफिन वहां से भाग जाता है और एजेंट के उस पर गोलियां चलाता है। उसके पास स्पेस गन नहीं होती, नॉर्मल गन होती है, क्योंकि उसकी स्पेस गन एजेंट के ने उससे ले ली होती है और इसी वजह से वहां से बोरिस निकल जाता है। और अब ये किसी भी कीमत पर ग्रिफिन को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि ग्रिफिन के पास एक खास चीज है जो वो इन्हें देगा। लेकिन उसने कहा था कि इसके लिए तुम्हें मुझे दोबारा ढूंढना होगा। तभी जे को ये ध्यान आता है कि ग्रिफिन ने जाते हुए कहा था कि क्या अद्भुत खेल है, मैं तुम्हें गेम में मिलूंगा। और ये दोनों उस स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर अब गेम शुरू होने वाला है। अब क्योंकि ग्रिफिन भविष्य को देख सकता है इसीलिए उसे गेम शुरू होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो वहां पर बैठकर ये देख सकता है कि गेम में क्या हो रहा है। यहाँ पर एजेंट जे और के पहुंच जाते हैं और वो ग्रिफिन से मिलते हैं। ग्रिफिन वहां पर मैच देख रहा होता है, हालांकि वहां पर कुछ नहीं चल रहा होता। और जब वो एजेंट जे और के कंधों पर हाथ रखता है तो उन्हें भी भविष्य में होने वाला मैच दिखना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ग्रिफिन उन्हें एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि ये एक कवच है जिसे आर्कनेट कहा जाता है और अगर तुमने ये सुरक्षा कवच अपने ग्रह के चारों तरफ लगा दिया तो इसके बाद बोग्लोडाइट्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ग्रिफिन कहता है कि मैंने अपना ग्रह खो दिया और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपना ग्रह खो दो। अब वो यहाँ पर मैच देखने में और इनसे बातें करने में इतना बिजी होता है कि वो उस पल को नहीं देख पाता जब बोरिस उसे उठा कर ले जाता है। और तभी पीछे से बोरिस आता है और उसे अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ से ले जाता है। एजेंट जे और एजेंट के उसका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते बोरिस ग्रिफिन से वो आर्कनेट छीन कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो अपनी जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो नकली है। और तभी यहाँ पर दूसरा बोरिस भी आ जाता है जो भविष्य से है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा अतीत ना होते तो मैं तुम्हें मार देता। अतीत का बोरिस जिसके दोनों हाथ हैं, वो उस बोरिस से जो भविष्य से है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं भविष्य से आया हूं और जो तुम गलतियां करने वाले हो मुझे उन सब के बारे में पता है और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा एक हाथ कट जाएगा और 40 सालों तक तुम जेल में रहोगे। इंसानों ने हमारे लिए एक जेल चांद पर बनाई है। अतीत का बोरिस बोलता है कि आज तक कोई भी इंसान चांद तक नहीं पहुंच पाया। भविष्य से आया हुआ बोरिस बोलता है कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एजेंट के को मारना होगा और आर्कनेट को हासिल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एजेंट के और एजेंट जे ने ग्रिफिन को बचा लिया है और वो उन्हें असली आर्कनेट देता है
और कहता है कि इसे किसी भी तरह से अंतरिक्ष में पहुंचा दो, इसके बाद पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लग जाएगा। एजेंट के कहता है कि हम ये करेंगे कैसे। तभी वो चांद की तरफ देखता है और ये दोनों समझ जाते हैं, क्योंकि 16 जुलाई सन 1969 को चंद्रयान मिशन शुरू होना था, यानी कि चांद पर एक रॉकेट को जाना था और ये जाना था केप कैनावरल से। और अब ये दोनों वहां के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन एजेंट जे बोलता है कि मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो तुम मारे जाओगे। एजेंट के बोलता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। ग्रिफिन एजेंट जे को बोलता है कि एजेंट के को वहां पर जाना होगा और आर्कनेट लगाना होगा जैसे उसने पहले लगाया था। एजेंट के ग्रिफिन से पूछता है क्या भविष्य में ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं के को बचा सकता हूँ। ग्रिफिन कहता है कि हाँ, लेकिन जहां पर मौत लिखी होती है वहां पर मौत जरूर होती है, अगर के की नहीं तो किसी और की। और इसके बाद ये तीनों केप कैनावरल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें आर्मी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनका जो ऑफिसर होता है उसका नाम होता है कर्नल जेम्स। दरअसल आज अपोलो 11 का लॉन्च है और कर्नल जेम्स को लगता है कि ये इस लॉन्च पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पास अजीबोगरीब हथियार होते हैं जो एलियंस को मारने के लिए होते हैं। ग्रिफिन कहता है कि इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। ये बताते हैं कि हम भविष्य से दुनिया को बचाने के लिए आए हैं और कर्नल जेम्स बोलते हैं कि इन सब को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। लेकिन तभी ग्रिफिन कर्नल जेम्स के कंधे पर हाथ रखता है और उन्हें कुछ विजन्स दिखाता है। कर्नल जेम्स बोलते हैं कि इनको छोड़ दो, इनकी जिम्मेदारी अब मेरी है। वो अपने ऑफिसर्स को वहां से जाने के लिए कहते हैं और कर्नल जेम्स उन्हें अपने साथ रॉकेट यानी कि अपोलो 11 की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ग्रिफिन इनके साथ आगे नहीं आता। वो एजेंट जे को बोलता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और जब बोरिस का हाथ कटेगा तो तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और के को कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर इस दुनिया में हमारे साथ थे। इसके बाद कर्नल जेम्स इन दोनों को रॉकेट यानी अपोलो 11 के पास ले जाते हैं। वहां पर एजेंट जे उनसे पूछता है कि आपको ग्रिफिन ने क्या दिखाया था। कर्नल जेम्स बोलते हैं कि यही कि तुम्हारी और तुम्हारे काम की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद कर्नल जेम्स इन दोनों को लिफ्ट में छोड़ देते हैं ताकि ये ऊपर रॉकेट तक पहुंचकर वहां पर आर्कनेट को लगा सकें और ये सुरक्षा की जो लेयर है ये पूरे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में फैल जाए। लेकिन इससे पहले कि ये ऊपर रॉकेट तक पहुंच पाते वहां पर बोरिस आ जाता है। ये वो बोरिस होता है जो भविष्य से आया है, जिसका हाथ कटा हुआ है और वो एजेंट जे पर हमला कर देता है। एजेंट के ऊपर निकल जाते हैं और एजेंट जे और बोरिस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं के भी ऊपर पहुंच जाते हैं और वो रॉकेट पर आर्कनेट लगाने जा रहे होते हैं। तभी वहां पर वो बोरिस आ जाता है जिसके दोनों हाथ है, जो इसी वक्त का है, और वो के पर हमला कर देता है। के हाथ से रॉकेट छूट जाता है। के अपनी गन निकालते हैं और बोरिस पर कई गोलियां मारते हैं। बोरिस वहां से भाग जाता है, लेकिन दूसरा बोरिस जिसका हाथ कटा हुआ है, जो एजेंट जे के साथ लड़ रहा होता है, वो के को ऊपर से मारने वाला होता है। तभी एजेंट जे उसे बोलता है कि जानवर बोरिस, और बोरिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे जानवर बोले। वो कहता है कि दोबारा जानवर मत कहना, और एजेंट जे दोबारा उसे जानवर कहता है। बोरिस एजेंट जे को अपने हथियार से मारता है जो उसके शरीर पर गड़ जाते हैं, लेकिन तभी एजेंट जे बोरिस को पकड़कर उस ऊंचाई से नीचे कूद जाते हैं। एजेंट जे के हाथ में वो समय यंत्र है जिससे वो समय को कंट्रोल कर सकते हैं और एजेंट जे उसमें वो टाइम सेट करते हैं जिस वक्त वो बोरिस को लेके ऊपर से कूदे थे, यानी कि चंद सेकंड्स पहले का, और जमीन पर गिरने से पहले वो दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। और एक बार फिर से एजेंट जे बोलता है जानवर बोरिस। बोरिस उस पर हमला करता है, लेकिन अब बोरिस को पता है कि उसका एक एक वार किस तरफ आएगा और वो उनसे बचता हुआ बोरिस तक पहुंच जाता है। बोरिस कहता है कि ये नहीं हो सकता। एजेंट जे बोलता है कि जानता हूं लेकिन मानता नहीं। दरअसल ये बोरिस का डायलॉग होता है और इसके बाद वो उसे एक पंच मारता है और बोरिस उस ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ये वो बोरिस है जिसका हाथ कटा हुआ है, जो भविष्य से आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एजेंट के सामने दूसरा बोरिस आ जाता है और वो आर्कनेट को उठा लेता है, और तभी एजेंट जे अपनी गन निकालते हैं और उस पर गोली चलाते हैं और उसका हाथ कट जाता है। बोरिस वहां से नीचे गिर जाता है और इसके बाद एजेंट के उस आर्कनेट को रॉकेट पर फिट करके वहां से भागते हैं, क्योंकि रॉकेट उड़ने वाला है और अगर रॉकेट उड़ गया तो ये सब उसकी गर्मी से, उसकी आग से जलकर मर जाएंगी। हालांकि जे वहां से कूदकर अपने समय में जाना चाहता है,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए इस वक्त वो अपने समय में वापस नहीं जा पाता। एजेंट के वापस नीचे आते हैं जहाँ पर कर्नल जेम्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कर्नल जेम्स पूछते कि तुम्हारा साथी कहाँ है। एजेंट के बोलते कि वो वापस अपने समय में चला गया, क्योंकि एजेंट के को ऐसे ही लगता है। अब रॉकेट अपनी उड़ान भरता है और वो बोरिस जो भविष्य से आया हुआ है वो रॉकेट की हीट से उसकी आग से जलकर मर जाता है। लेकिन दूसरा बोरिस जिसका हाथ अभी अभी एजेंट के ने काटा है वो वहां पर आ जाता है जहां पर एजेंट के और कर्नल जेम्स होते हैं। वो एजेंट के को पीछे से मारने वाला होता है, लेकिन तभी कर्नल जेम्स उसे हटा देते हैं और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एजेंट के उस पर वो गन तान देते हैं जिससे बोरिस का खात्मा हो सकता है। बोरिस आत्मसमर्पण कर देता है। वो कहता है कि आगे बढ़ो और गिरफ्तार करो मुझे। एजेंट के कहते हैं कि इस बार नहीं, और वो उसे गोली मारकर उसका खात्मा कर देते हैं। दूर से एजेंट जे ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि ग्रिफिन ने कहा था जहां पर मौत लिखी होती है वहां पर मौत जरूर होती है। और तभी वहां पर कर्नल जेम्स की गाड़ी से उतरकर एक बच्चा आता है। ये कर्नल जेम्स का बेटा होता है जिसका नाम भी जेम्स ही होता है। उसके पास एक घड़ी होती है। वो बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे ये दी है, हमने इस पर रॉकेट लॉन्च का टाइम सेट किया था। और तभी एजेंट जे जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है उसके पास भी वही घड़ी होती है। दरअसल ये खुद जेम्स होता है जो कि बच्चा है और कर्नल जेम्स उसके पिता होते हैं। और एजेंट जे को इस बारे में कुछ भी याद इसलिए नहीं होता कि एजेंट के ने उस पर याददाश्त मिटाने का यंत्र इस्तेमाल किया होता है जिससे उसकी पुरानी सारी यादें गायब हो जाती हैं। और आज तक एजेंट जे को यही लगता था कि बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, पर अब वो जानता है कि उसके पिता एक हीरो थे। इसके बाद एजेंट के वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर एजेंट के बैठे होते हैं जो कि बूढ़े हैं, लेकिन उन्हें एजेंट जे के टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी याद नहीं है जैसे कि ग्रिफिन ने कहा था। लेकिन अब एजेंट जे जानता है कि बचपन से एजेंट के ने उसका ध्यान रखा और वो अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एजेंट के को शुक्रिया कहता है। एजेंट के कहते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है और इस तरह से एजेंट जे सब कुछ ठीक कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $225 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $624 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।